जय हिंद। तो हम लोगों ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, आज उसका दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है आपके सामने। जो हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से एक एक बिंदुओं पर नज़र रखते हुए आपने देखा कि आपने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना के जो पहले पूर्व की संस्था थी, आपने उनको पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद आपने जो दूसरा काम किया वो कांग्रेस की स्थापना को पढ़ा। तीसरे पार्ट में आपने धीरे धीरे करके प्रत्येक अधिवेशनों को पढ़ा और उन अधिवेशनों से संबंधित जो भी अध्यक्ष हैं या छोटी छोटी बातें जो थी आपने उनको भी पढ़ी। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको एक नोट्स के रूप में विधिवत कंप्लीट किया है, चूँकि हमने बोला है कि हम ये पूरा नोट्स के रूप में ही कंप्लीट कराएंगे आपका, और इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा जैसे क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। और क्लास होने के बाद जो अगली प्रक्रिया थी हम लोगों ने जितना भी अधिवेशन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा, उसी अधिवेशन से संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिस की। कुछ बच्चे से गलतियां हुई, तो जो हमारा प्रयास है कि आपकी गलती बस यहीं पर हो जाए, केवल ऐसा नहीं कि आंसर बता के आगे बढ़ गए। हमको पता था कहाँ गलतियां होनी हैं, उस पर हमने नाम ले लेकर भी शायद आप लोग को पुकारा और बताया भी बेटा गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्रयास हम लोग द्वारा किया जा रहा है, ये इस प्रकार से किया जा रहा है कि आपके विधिवत नोट्स कंप्लीट हो सके। अब उसका एक जो अगला चरण आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एक जो घटनाक्रम है आपका आज़ादी तक का, जिनमें से पहला जो आज है बंगाल का विभाजन, उसके बारे में समझेंगे। बंगाल के विभाजन के बाद आप देखेंगे कि स्वराज का प्रस्ताव आएगा। इसके बाद सूरत अधिवेशन के बीच में ही एक छोटा सा पार्ट आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद आप देखेंगे कि जो एक बीज डाला है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, ठीक है ना, फूट डालो राज करो की नीति का एक आपको परिणाम आगे मिलने वाला है मिंटो मार्ले एक्ट, जहाँ पर आप सांप्रदायिकता के आधार पर आप देखेंगे पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाएगा, और वो किस प्रकार से हम भारतीयों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, और इसका परिणाम आगे चल के आप देखेंगे कि विभाजन के रूप में निकल कर आने वाला है। मिंटो मार्ले एक्ट के बाद आप देखेंगे दिल्ली दरबार के बाद एक एक घटना चक्र, जैसे लखनऊ अधिवेशन, गांधी जी के चूँकि आगमन हो चुका होगा 9 जनवरी 1915 को, और 1915 के बाद गांधी जी 1916 के बाद चंपारण, ठीक। चूँकि और जैसे जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे कि आज बंगाल के विभाजन से लेकर के गांधी जी के पहले तक, मतलब 1916 तक के घटना चक्र को पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक दिन क्लास और एक दिन चूँकि हम लोग आज का सार लेके आते हैं, उस पर हम जो पढ़ा रहे होते तीनों ब्रांचों में उससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। और इसके बाद हम लोग जब 1916 तक कर लेंगे, अच्छे विधिवत नोट्स बना लेंगे, तो 1916 तक के प्रश्नों को एक हम लोग कड़ी फिर प्रस्तुत करेंगे, और उन प्रश्नों में देखते हैं कि कौन बच्चा कितने अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। वो उन्हीं प्रश्नों से समझ में आ जाएगा, ठीक। आज चूँकि बंगाल का विभाजन है, ठीक है, और बंगाल विभाजन देखते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है ना। क्या यह जरूरी था, क्या यह प्रशासनिक आधार था, क्या चीज़ें हैं आखिर, और इससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए फ़ायदा तो मिलेगा। देखिए किसी भी चीज़ के दो आंसर होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। आपका दोनों का मिला जुला रूप आपका आंसर एकदम सम्मिलित आंसर निकल के आएगा। फिर आपको उस टॉपिक के संबंध में एक जो समझ आपकी सोच क्या है, ठीक है, वो आपकी विकसित होगी। फिर वो एक टॉपिक जो कंप्लीट होगा वो आप देखेंगे एकदम विधिवत होगा, दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग बंगाल विभाजन की ओर, और सबसे पहले जय हिंद, ठीक है ना, और दूसरा अपना है करके दिखाएंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना, और चलते हैं बंगाल विभाजन की ओर। इसी प्रकार से बेटा आप लोग भी चित्र जो बंगाल विभाजन है इसी प्रकार से बनाएंगे।
ठीक है, प्रयास किया गया है हमारे द्वारा कि आप लोगों को विधिवत समझाएं और इसी प्रकार से आप नोट्स कंप्लीट करते चले जाएं, ठीक है ना। बंगाल विभाजन, देखिए आपको पता है कि बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था, और समृद्ध क्षेत्र क्यों ना हो, क्योंकि उस समय की जो ज़रूरत थी वो था आधार कृषि का, और कृषि से एकदम भरपूर लबालब एकदम था बंगाल, और जहाँ पर समृद्धि होती है उसी को केंद्र बनाया था अंग्रेज़ों ने, और कालांतर में वही एक केंद्र बना जन जागरण और चेतना का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंगाल जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों का एक गढ़ बनता जा रहा था, और कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन को ये लग रहा था कि अगर हमको सीधी सी बात है कि बंगाल को इन सब चीज़ों से दूर करना है, तो पहले तो सीधी सी बात है इनको दूर करना पड़ेगा, इनको अलग करना पड़ेगा। इन भारतीयों के अंदर जो भारतीयता शब्द जो आ चुका है, ठीक है ना, कि केवल एक, ना हम किसी जात से संबंधित हैं, ना हम किसी आपका आर्थिक कारणों से संबंधित है, हमारा केवल एक काम है अपने देश के प्रति ईमानदारी रखना। तो कर्जन के दिल में, ये दिमाग में ये बात चल रही थी, और कर्जन ने उसी समय प्रशासनिक आधार को बनाया। कर्जन ने ये कहा कि इतना जो बड़ा क्षेत्र है उस पर कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को प्रशासन के आधार पर अगर एक साथ प्रशासन किया जाए तो कुछ ना कुछ डामाडोल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन पे थोड़ी कमियां निकालते हुए इस बंगाल विभाजन को का एक सिस्टम बनाया, और बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई, आप देखेंगे कि वो 7 जुलाई 1905 शिमला में की गई थी। डेट याद रखिएगा, 7 जुलाई 1905। ये जो बंगाल आपको दिख रहा है बेटा, इस बंगाल जब विभाजन के समय कंडीशन कुछ क्या थी उस समय भारत की, उस समय जो वायसराय थे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन थे, और उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल की जब बात की जाए तो एंड्रयूज फ्रेजर थे। अगर हम बात करें कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो क्या उस समय, चूँकि आपने देखा था कि जब भारत शासन अधिनियम आया था 1858 में, तो 1858 में 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र पढ़ा गया था, और उसमें ये बोला गया था कि जो जितने भी क्षेत्राधिकार वो सीधे संसद के पास चले आएंगे, ब्रिटिश संसद मतलब राजकुमारी के पास चले गए थे। राजकुमारी मतलब वहाँ की जो महारानी थी उनके पास, ठीक है ना। अब यहाँ जिसे हम क्राउन बोलते थे कि क्राउन के माध्यम से कोई नियम भारत पे लागू होंगे, और यहाँ पर क्राउन ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनका प्रजा के साथ सीधा संवाद है। अब 1857 जैसी घटना नहीं हो पाएगी, लेकिन आप देखेंगे इसका मतलब है कि ये बिना ब्रिटिश पीएम के थोड़ा संभव नहीं है। तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन है? अर्थ फॉर हैं। तो आपको तीनों बातें बेटा याद रखना है कि जिसमें बंगाल विभाजन हुआ है उसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर हैं, और ब्रिटिश पीएम अर्थ फॉर है। बहुत चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है, आपको कुछ अलग बनना है। अब बंगाल में देखिए क्या कंडीशन थी। ये पूरा जब बंगाल की आप बात करेंगे तो जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें बंगाल और असम का क्षेत्र आता था, जिसकी राजधानी ढाका थी, और इसी में बेटा चटगांव शामिल था। चटगांव का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि आगे आपको हम चटगांव शस्त्रागार बताने वाले हैं, जिसका संबंध मास्टर सूर्य सेन से होगा। ठीक, ये बेटा जो क्षेत्र था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इस क्षेत्र को याद रखिएगा, ये क्षेत्र कैसा बेटा? मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक है ना। और जब आप पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई थी, जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, ठीक है ना। इसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। पूर्वी भाग जिसमें बंगाल असम था, राजधानी इसकी ढाका रखी गई थी, और पश्चिम जिसकी राजधानी कोलकाता रखी गई थी। ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है बेटा जो इस पे ना आया हो। हाँ, इस पे जो प्रश्न नहीं आया है वो ये वाला अभी तक नहीं आया है कि बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, और सामान्यतः किताबों में है भी नहीं बेटा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, अर्थ फॉर थे, ठीक है, भले उनका नाम अर्थ है इसीलिए वो अर्थ को अलग करने आए थे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और फ्रेजर इस समय जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वायसराय आपको पता है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको देखिए बेटा हमने 2 बातें बताई थी। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में यात्री रेलगाड़ी किसके शासनकाल में पड़ी, तो आपको आंसर पता है कि सर 1853 डलहौजी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि
ट्रेनों का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है, तो आपको एक कॉमन सेंस ये लगाना है कि ट्रेनों का सर्वाधिक विकास उसी के शासनकाल में हो सकता है जिसका शासनकाल सबसे लंबा हो। तो बेटा सभी वायसरायों में सबसे लंबा शासनकाल लॉर्ड कर्जन का ही था, जो कि 1899 में आया था और 1905 तक रहा था। देखिए 99, 1900, 1901, 2, 3, 4, 5, 7 साल भारत में इसने बेटा वायसराय के पद में रहा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर ट्रेनों के विकास की बात की जाए तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। आप डेट लिख सकते हैं 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब कैसे कैसे चीज़ें अलग हुई हम उसके बारे में चलते हैं बेटा। इसी प्रकार से हम हट जाते हैं, आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा, हमने बाकायदा विधिवत आपके लिए रखा है, ठीक। चलते हैं तो आप ये हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, हम एक बार थोड़ा सा नीचे किए दे रहे हैं। हाँ ठीक, चलिए। तो इसी में देखिए क्या क्या हुआ बेटा कि जो घोषणा हुई थी वो 7 जुलाई 1905 को हुई और बंगाल विभाजन जो लागू होगा वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा बेटा। और इसी जैसे ही ये बंगाल विभाजन लागू हुआ तो देखिए क्या हुआ। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन का मतलब हमने आपको बताया था, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको एक संगठन याद आता है, आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, जिसका मुख्यालय लाहौर में था बेटा, पहला था जिसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है और उसी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, ठीक है ना। मतलब स्वदेशी का मतलब क्या होता है, सिवैयाँ खाइए, मैगी से थोड़ा सा बचिए, ठीक है ना। हाँ देखिए हम लोग क्या करते थे कि अब हम लोगों ने अपनी संस्कृतियों को अगर बिगाड़ा है, अपनी अगर औसत आयु जो हमारे यहाँ चिरंजीवी भवा जो बोला जाता था वो चीज़ अगर आपकी आज 68-69 औसत आयु पहुँच रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग स्वयं हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में बच्चा छोटा सा होता था तो जब वो स्कूल जाता था तो किस के प्रकार से आप देखिए उसमें अच्छे खासे वो 2-4 पराठे ठीक ठाक खा के जाता था। आजकल के लोग क्या सैंडविच बना रहे हैं, ठीक है, सैंडविच बच्चों को खिला रहे हैं। अब सैंडविच बनाओगे तो दारा सिंह थोड़ी ना आ जाएगा बच्चा, ठीक है ना। वो सीधी सी बात है कि वो अब क्या रहेगा तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सुधार करिए आप लोग, भैया उठ के खाना ना बना दिया करिए बच्चों के लिए, ठीक। तो आप देखिएगा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हो रहा है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी का मतलब है कि अब हम लोग ये जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई चीज़ें हैं इनका बहिष्कार करेंगे, यूरोपीय चीज़ों का प्रयोग ना करके हम लोग स्वयं। देखिए एक चीज़ तो याद रखिएगा, भारतीयों में आप कभी भी कोई कंडीशन उठा लीजिए, हम लोगों ने जब तक हम लोग के ऊपर कोई चीज़ बीतती नहीं है ना तब तक हम लोग उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। आप देखिए कोरोना काल ने हमको क्या सिखाया। कोरोना जितना आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भले ही आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आत्मनिर्भर इस कोरोना ने बनाया है ना बेटा किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। इस जैसे ट्रेन अंग्रेजों ने अपने लिए चलाई थी, लेकिन ट्रेन ने हमको क्या सिखाया, एक साथ मिलकर बैठना सिखाया और एक टिफिन में जो 4 पराठे होते हैं उसको मिल बांट के खाना सिखाया। इसी प्रकार से कोरोना काल ने क्या सिखा दिया कि बेटा जो जीवन है वो क्षणिक मात्र है, ठीक है। आप देखिएगा कि जितने लोग शहरों में जाकर बसे थे अपने माता पिता को छोड़कर वो वापस आए और फिर वही हाँ थोड़ा सा आजकल दुनिया स्टेटस वाली हो गई है, मतलब कि इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा आजकल वो चीज़ जो ख़त्म हो गई उसका सबसे बड़ा मेरा जो मानना है कि दुनिया इतनी एक्टिंग बाज हो गई है कि उसके हर चीज़ ना उसके अंदर वो इमोशन चीज़ रहेगी। वो हाँ इमोशन दिखाएगा लेकिन वो इंस्टाग्राम में दिखाएगा एज अ लाइक पाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल ने उस समय एक साथ बैठ के रामायण देखना, एक साथ बैठ के पकौड़ी खाना, क्योंकि उस समय इंसान ये सोच रहा था ना कि यार हम तो बचेंगे ही नहीं, अब पैसे का कोई महत्व नहीं रह गया, ठीक है ना। आप देखिएगा कि जो भारत बाहर से चीज़ें मंगा रहा था हम लोगों ने डिपेंड हुए, हम लोगों ने खुद के मास्क बनाए, हम लोगों ने खुद के वेंटिलेटर बनाए, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट कितने लगा डाले। आप देखिएगा कोरोना के पहले का लाइफ देखिए, कोरोना के बाद मेडिकल सुविधा देखिए, तो क्या हुआ। ये हम लोग देखो अंग्रेजों ने भले ही इसको चीज़ें लागू की, लेकिन इस आंदोलन की आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखेगी कि यहाँ आत्मनिर्भर भारत की पहली झलक बेटा यहीं दिखने वाली है। अगर आपको आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कुछ बताना हो तो बेटा ऐसा नहीं कि पहला का चांस था। जब भारतीयों को देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा,
मांग अपनी पूर्ति स्वयं तय करती है। जिस चीज़ की मांग होगी आप अपने आप वो कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1905 के बनारस अधिवेशन में बेटा, अभी हमने इसीलिए हमने आपको अधिवेशन के अध्यक्ष बताए थे। जिन बच्चों को 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष पता है, फटाक से बेटा लिख के बताओ कि 1905 के बनारस अधिवेशन, बड़ा मज़ा आने वाली है, आपको पूरा पता रहेगा। जो हमने आपको पढ़ाया है उसका निचोड़ मिलने वाला। 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, फटाक से बताइए, ठीक है ना। तो 1905 के बनारस अधिवेशन, हाँ, जिन बच्चों ने आंसर गोपाल कृष्ण गोखले दिया, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना। तो बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम नज़र देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आए बेटा। 16 अक्टूबर, बुद्धिजीवी थे, हम लोग साथ में रहते थे। कुछ लोगों ने, करजन जैसे लोगों ने हम लोग को अलग करना चाहा, लेकिन हम दुखी हैं। हम दुखी हैं क्योंकि एक भाई दूसरे भाई से कैसे अलग हो जाए, एक बहन दूसरे बहन से कैसे अलग हो जाए। भगवान ने हमको इंसान के रूप में भेजा था, ना कि जात के रूप में। आप देखेंगे कि हम लोग दुखी हैं और इसी दुख को प्रकट करते हुए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। महिलाओं ने, याद रखिएगा, रक्षाबंधन त्यौहार का जो एक सबसे अच्छा आप देखिएगा कि एक राखी बांधी गई ताकि हम एक कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़े रहें एक दूसरे के, ठीक है ना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो सारी कंडीशन यहाँ पर आ चुकी हैं। इमोशनल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से, ठीक है, हर प्रकार से हम एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और आप देखिए कितना कैसा लग रहा होगा कि अलग हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव रखने के लिए हम जुड़े हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि भारत के कोने कोने से बेटा इस स्वदेशी आंदोलन की ऐसी गूंज उठेगी। तो देखते हैं भारत के कोने कोने में इस स्वदेशी आंदोलन का जो वाहक बने हैं, जो एक प्रखर चेहरा निकल कर सामने आए हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। और यहीं से प्रश्न बने हैं बेटा कि दिल्ली से कौन था, सैयद हैदर रजा। आया हुआ प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली से कौन था बेटा, सैयद हैदर रजा। मद्रास की बात करते हैं, जो हम आगे हमने बताया था कि यही मद्रास बेटा ऊपर तेलुगु भाषा, नीचे तमिल भाषा, बात की ही आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अलग हो जाएगा। मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले थे। और इसके बारे में हम देखते हैं कि तिलक के बारे में देखते हैं। तिलक तो आपको पता ही है कि बम्बई तो तिलक का भैया। गणपत बप्पा मौर्य 1893 में आपने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था, 1893 गणपत महोत्सव, और 1895 में शिवाजी महोत्सव आपकी देन थी, ठीक है ना। भले ही आप कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन आपका योगदान वाकई में, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दीपक से आप चीज़िए, तिलक दीपक है कि स्वयं जल रहे हैं लेकिन प्रकाशमान कर रहे हैं पूरे भारत को उस समय। और इसी के साथ लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये लगे हुए हैं पंजाब और यूपी के क्षेत्र में। तो आप देखिएगा पंजाब और यूपी के क्षेत्र में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, बम्बई और पुणे के क्षेत्र में तिलक, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है। इस स्वदेशी आंदोलन को लेकर एकदम ये मान के चलिए कि पूरा प्रयासरत हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये तोड़े से भी न टूटेगा बेटा। ये भारत ऐसा नहीं, भारत को सब ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन क्या संस्कृत के दम पर, क्या तलवार के दम पे आपने भले तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हमको आप अलग नहीं कर पाए। देखिए संस्कृत राखी दिख रही है, ठीक है ना। जिन लोगों ने भी राखी बांधी होगी वो मरते मर गए होंगे, लेकिन एक बहन ने अपने भाई को, एक भाई ने अपनी बहन को कभी नहीं भूला होगा। ये अंग्रेज कभी नहीं समझ पाए और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं अश्विनी कुमार दत्त आया हुआ प्रश्न है बेटा। स्वदेश बांधव समिति का गठन करते हैं। अब देखिए यहीं से हमारी आत्मनिर्भर भारत की पहली झलक दिखेगी। अंग्रेज क्या सोचते थे कि वुड डिस्पैच लाए 1854 में, ठीक है, और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे आपने बम्बई, बंगाल, ठीक है, और मद्रास में आपने भले ही कॉलेज बनाया, आप अपना जैसा बनाना चाह रहे थे, हमको पता था आप अपने जैसा बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम बेटा ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने भी क्या किया, आत्मनिर्भर राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, और जिसके बेटा प्राचार्य और कोई नहीं थे, देखिए अरविंदो घोष थे,
ठीक है। मैं बता चुका हूं अरविंदो घोष ओराविले आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो वही अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हो गया बेटा, ठीक है ना। क्या आप अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि केवल हम ही को आती शिक्षा? अरे भैया, हर चीज़ की जननी तो संस्कृत है ना, ये भूल गए थे शायद वो, ठीक है ना। आप देखिएगा कि आगे क्या हो रहा है, आगे आप देखिएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम 5 परिच्छेदों में लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया था, ठीक है। 5 परिच्छेदों में लिखा गया है, जिसका पहला परिच्छेद भी हमने स्वीकारा है, ठीक है ना। वंदे मातरम जो जिसके बारे में आप देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि यार राष्ट्रगान ज़्यादा अच्छा है, हमने बताया भी था कि वंदे मातरम भी उतना ही प्रबल दावेदार है जितना कि राष्ट्रगान है। बस अंतर ये है कि हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रगान को आसानी से पढ़ लेते हैं और वंदे मातरम चूँकि संस्कृत में होने के कारण हमको समस्या होती है। ये वही कंडीशन है जब हम लोग घर में अखंड रामायण पढ़ते हैं तो जैसे ही संस्कृत का समय आता है तो हम लोग पंडित जी का वेट करते हैं और उस समय हम लोग ये कहते हैं दीनदयाल विरत संभारी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वंदे मातरम सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय हुआ था तो बेटा इसी समय हुआ था। हालांकि इसका फ़ायदा कर्जन ने उठाया था। कर्जन ने ये बताने की कोशिश की थी कि मुस्लिम को कि देखिए संस्कृत चीज़ थोपी जा रही है ऊपर, आपके अंदर हिंदूवादी नीति थोपी जा रही है, ठीक है। प्रयास उनको करने दीजिए बेटा, लेकिन आपका काम क्या है कि कम से अरे किसी कोई गाना है, आप देखिए गाना ने क्या नहीं किया है। 2008 ध्यान आ रहा है बेटा, 2008 जब हम बात करेंगे जब पहला T20 हुआ था शायद, ठीक है ना, तो 2007 में हुआ था। तो उस समय चक दे इंडिया मैच आया था, चक दे इंडिया सॉन्ग आया था, शाहरुख खान की मूवी थी हॉकी वाली। तो वो सॉन्ग ने पूरा हम कहते हैं वर्ल्ड कप में एकदम ये मान के चलिए एक बूस्टर का काम किया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से वंदे मातरम एक बूस्टर के रूप में आपके सामने आया है। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर 19 याद रखिएगा, अमार सोनार बांग्ला मेरे सोने जैसा बांग्ले की रचना की है, जो 1971, ध्यान करिए ये डेट कुछ पहचानी लग रही है। कोई भारतीय महिला है जिसे पहली बार भारत रत्न दिया जा रहा है 1971, ध्यान करिए, इंदिरा गांधी पहली महिला बनी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और इसी समय बेटा 1971 में बांग्लादेश को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था, ये अमार सुनार बांग्ला, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आप थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा फ्री हो जाएं, वाकई में कोरिलेशन आपको मजा आएगी सुनने में, केवल सुनते जाइए लिखते जाइए। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन, देखिए शिक्षा में आगे बढ़े, साहित्य का भी आपको देखा, मतलब कि जब चीज़ें टूटती हैं, टूटने के बाद उसको जब लोग बचाते हैं तो बचाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो याद रखिएगा हम लोग को अलग नहीं होने देना चाहती, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षा। सेकंड, साहित्य, गानों ने बहुत चीज़ों को जोड़ा है, ठीक है। आप देखिएगा ये सॉन्ग ही हैं कि जिस समय 15 अगस्त का दिन होता है तो सुबह आपके दिमाग, ठीक है, एकदम किसी और वे में होता है। शायद हमारे भारतीयों को उस दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ देना तो ये पाकिस्तान तो जो पेट्रोल बटोर रहा है ना, कसम से कह रहे हैं कि हम उसको बटोर लाएंगे, कब्जा कर लें के दिन में। इतने जोशीले लड़के होते हैं, ठीक है ना, सब जानते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है ना, तो इसी समय पहली बार देखिए इन्वेस्टर समिति, एक प्रकार से यार औद्योगिक सम्मेलन, अभी देखिए इन्वेस्टर समिति की जो बाढ़ आई थी, ठीक है ना, देखिए कहीं ना कहीं इतिहास आपको ये बताता है कि आप बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, बहुत कुछ पीछे, ठीक है ना। जैसे मेरा मानना ये रहता है कि हमें बच्चों से बोला करता हूँ कि बेटा ये जो हार्ड कापी है ना, ये हार्ड कापी मत लीजिए, आपका काम है नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका केवल दिमाग नहीं याद कर रहा होता है, आपके हाथ सब याद कर रहे होते हैं। ये जो प्राचीन चीज़ें हैं, अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं हो रहा ना, कारण क्या कि आप सोचते हैं कि एक हमको फोटो कापी मिल जाए उससे हम पढ़ लें, ये पढ़ने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। आप कभी भी आजमाइएगा कि खाना बनाने वाला ऐसे हाथ रखता है, उसके हाथ में नमक क्यों आता है? क्योंकि उसका दिमाग और हाथ दोनों काम कर रहे होते हैं। आपका काम इसको लिखो, इस बेटा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आपको बहुत मजा आने वाली है। तो प्रथम औद्योगिक सम्मेलन जो हुआ है 1905 में हुआ, बनारस में हुआ, अध्यक्ष थे रमेश चंद्र, ठीक। इसी बात देखिएगा और क्या हुआ है, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम सबसे बड़ी बात करें, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये वो समय आ चुका है कि जब महिलाएं भी घर से पहली बार बाहर निकल के आ रही। वो महिलाएं
जो कहीं ना कहीं खो गई थी। अकेले लोग लड़ रहे थे। झांसी की रानी अगर 1857 में आई हैं तो देखिए पूरी महिला सेना नहीं आई उनके साथ। एक व्यक्ति का आना, दो व्यक्ति का आना और पूरे समाज का आना, बहुत बड़ा अंतर होता है। महिलाएं घर से निकल के आ रही हैं और स्वदेशी आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि औद्योगिक वर्ग के लोग भी बहुत शामिल हुए हैं। देखिए औद्योगिक वर्ग जो खासकर कपड़ा मालिक जो थे मिल थे, वो शामिल जब हुए थे तो वो तो सीधी सी बात है, वो अपने स्वार्थ के लिए शामिल हुए थे। मैं खड़ी बात कर रहा हूँ। वो स्वार्थ ऐसा था ना कि सीधे वो जानते थे कैनरी लंदन की जो टी शर्ट है अगर वो फट जाएगी तो जो भारत की रूपा बनियाई है ना वो बिकने लगेगी। वो निहित स्वार्थों के कारण आए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की अगर दूसरी कोई कमी देखी जाए तो जो किसान वर्ग था, वो किसान वर्ग उच्च वर्ग के तो लोग आ गए हैं, लेकिन जो निम्न किसान था, जो निम्न जनमानस था, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, आप देखिएगा जिसकी जनसंख्या थी वो दूर रह गया, उसको जोड़ नहीं पाए इस आंदोलन से। इस आंदोलन की ये सबसे बड़ी कमी रही। देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आंदोलन वो तभी सफल होगा जब आपने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के अगर आप प्रयास करेंगे तो शायद वो प्रयास बहुत आगे निकल जाएगा। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे भारत छोड़ो में, तो भारत छोड़ो में देखो सभी नेता अंदर थे, ठीक है ना। ठीक ठाक जो धनाढ्य परिवार के लोग थे वो भी अंदर थे, लेकिन वो एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब कि A to Z, एक बच्चा भी चिल्ला रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आज आपने बंगाल विभाजन के बारे में देखा है कि किस प्रकार से बंगाल विभाजन हुआ, क्या क्या चीज़ें बंगाल विभाजन में आई, और बंगाल विभाजन ने हमको क्या दिया, आगे का एक प्रारूप बना के दिया कि अब हमको ऐसे चलना है। और इसी प्रारूप के चलते आप देखेंगे कि कल होने जा रहा है बेटा 1906 लड़ाई जरूर चल रही है, कांग्रेस की मांगों पर लड़ाई चल रही, कांग्रेस की विचारों पर लड़ाई चल रही, कांग्रेस पद को लेकर लड़ाई चल रही, कांग्रेस में अधिवेशन को लेकर लड़ाई चल रही, मतलब कि हर चीज़ पर लड़ाई चल रही। लेकिन जब भी लड़ाई चलेगी तो आप अपने से बड़ों को बुलाते हैं और दादाजी की एंट्री होने वाली है। समझ में आ रहा होगा, हमारे दादा भाई नौरोजी धन दोहन सिद्धांत के प्रणेता कल आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इसको बेटा अच्छे से नोट करिए। जय हिंद, जय भारत।